स्वागत है बराबर शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री के सेकेंड पोर्शन के पहले चैप्टर की, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। आज हम इसके कुछ ऑप्शनल सवाल करेंगे, तो चलिए देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 1। पढ़िए, हमें इस कंपाउंड का IUPAC नाम निकालना है। चलो पहले कंपाउंड बना लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 बब्बा की मशीन। चलिए, ये रहा हमारा कंपाउंड। अब हमें इसका IUPAC नाम निकालना है। IUPAC नेमिंग करने का पहला नियम है कि हमें ऐसे रास्ते से जाना है कि भाई जिसमें लंबी से लंबी कार्बन चेन बन सके। तो चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। एक तो ये रास्ता हो सकता है, दूसरा 1 2 3 4 5 6 7। तो आप चाहे ऐसे चल लें या फिर आप रुक जाओ, एक बार बहुत बड़ा बड़ा बना लेते हैं संरचना। 1 2 सॉरी 1 2 3 बब्बा दी मशीन, बब्बा दी मशीन। चलिए अब देखते हैं। हमें ऐसे रास्ते से जाना है, एक तरफ से दूसरी तरफ, या कहें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज़्यादा हो। तो चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। एक रास्ता ये हो सकता है। दूसरा कौन सा हो सकता है? दूसरा हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7। तो आप चाहें तो सीधे जा लें या फिर आप चाहें तो ऐसे चल लें, ये आपकी मेन चेन हो जाएगी। चाहे आप ऐसे चल लें, ये आपकी मेन चेन हो जाएगी। और जो मेन चेन से बाहर होंगी वो कहलाएंगी आपकी साइड चेन। जैसे कि हम लोग चलते हैं, हम मानते हैं कि ये रही हमारी मेन चेन। ये किसके अंतर्गत आ गया? मुख्य चेन के अंतर्गत। तो साइड चेन हमारी कौन कौन हो जाएंगी? एक ये रही साइड चेन, एक ये रही साइड चेन, और एक ये रही साइड चेन। तो चलिए अब नेमिंग करते हैं। नंबरिंग हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से किसी भी साइड चेन की पोजीशन पास में हो। तो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। जैसे हमने नंबरिंग यहाँ से शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से साइड चेन कहाँ कहाँ पड़ी? एक तो पड़ी तीसरी पोजीशन पर, दूसरी पड़ी 7वीं पर। अब चलो पीछे से भी करके देख लेते हैं। यहाँ एक पड़ी 4थी पर। चलो अब पीछे से भी करके देख लेते हैं। ये रही 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ कौन कौन सी पर है? 4थी पर है और 5वीं पर है। तो लोवेस्ट सम रूल के अनुसार हमें उस तरफ से नंबरिंग करनी है जहाँ से इनका योग कम से कम हो। तो 4 3 7, 5 4 9। तो पीछे से जो हमने नंबरिंग की है ये वाली हमारी गलत है, क्योंकि इसमें ज़्यादा आ रहा है और लोवेस्ट सम रूल के अनुसार ये कम आना चाहिए। तो जो आगे से नंबरिंग की है यहाँ से ये गलत है, और पीछे से जो की है वो सही है। तो ये वाली नंबरिंग हमारी सही है। अब देखते हैं, ये रही हमारी 2 साइड चेन। ये क्या है? साइड चेन है हमारी। तो अब सबसे पहले नंबरिंग लिखते टाइम, नहीं, IUPAC नेमिंग लिखते टाइम साइड चेन का नाम लिखते हैं। तो अब साइड चेन ये कौन सी है? यहाँ पर भैया एक कार्बन है। कितने कार्बन है? एक कार्बन। यहाँ पर भी एक, यहाँ पर एक और 2, यहाँ मिलके 2 कार्बन हो गए, यहाँ पर एक कार्बन। अब चलते हैं इनके हाइड्रोजन बैलेंस कर लें। कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, तो एक तो बैलेंसी पूरी है। 1 2 3, 1 2 3 4। अब इसकी चारों बैलेंसी हो गई। तो ये रहा आपका CH3। CH3 का नाम क्या होता है? मैथिल। उसी प्रकार से यहाँ भी कार्बन की एक बैलेंसी पूरी है, यहाँ भी हमें कार्बन की बैलेंसी 4 करनी है।
तो 1 2 3 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 चौथी वैलेंसी यहाँ कार्बन से जुड़ी है, तो इसका भी नाम, ये भी क्या है CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मैथिल। तो ये इन दोनों का नाम क्या हो गया मैथिल। अब इसके नेमिंग की बात करें तो अगले पेज पर देखते हैं, ये है ऐसे, मतलब C, इसकी वैलेंसी कितनी है 1, हमें इसकी 4 करनी है, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, और यहाँ इसकी कितनी वैलेंसी हैं 2, हमें इसकी 4 करनी है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये क्या हो गया CH2 CH3। अगर एक साथ पढ़ें इसे तो क्या है C2H5, इसका नाम होता है एथिल। अब चलते हैं इसकी नंबरिंग करने, और जब हम इनका नाम लिखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है कि जो ABCD में पहले आएगा उसे पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ आ रहा एथिल तो E, और वहाँ आएगा मैथिल तो M, तो ABCD में कौन पहले आ रहा E, तो हम क्या लिखेंगे E वाला। चलो अब लिखते हैं इधर, इसका नाम है मैथिल, इसका भी नाम है मैथिल, और इसका नाम क्या है एथिल। अब इसकी नंबरिंग करनी है तो पहले हमें E वाला लिखना है, उसके बाद हम लिखेंगे M वाला। तो E वाला कितने नंबर पे है तीसरे कार्बन पे, तो आएगा 3, उसके बाद एथिल, क्या आएगा यहाँ पर 3 एथिल। अब लिखना है हमें M वाला, तो M वाले कितने हैं 1 2, कौन सी पोजीशन पर है 4 पर, दोनों 4 पर हैं, तो 1 4 के लिए 4, दूसरे के लिए एक और 4, वो कितने हैं 2, तो 2 के लिए डाई, उसके बाद मैथिल। ये तो लिख गया भाई हमारा साइड चेन। अब हमें लिखना है मेन चेन, तो मेन चेन कितने कार्बन की है गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की, तो 7 कार्बन को क्या कहते हैं हेप्टेन। क्या आया 4 एथिल 4,4 डाई मैथिल हेप्टेन, ये रहा आपका आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं इस प्रश्न को। ये प्रश्न कह रहा है कि प्रदर्शित यौगिकों का यौगिक का IUPAC नाम है। तो इसे हमें देखना है, अगर डबल बॉन्ड की पीरियोडिटी हैलोजन से ज़्यादा होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि डबल बॉन्ड की पीरियोडिटी भाई किससे ज़्यादा है हैलोजन से। तो नंबरिंग शुरू करेंगे डबल बॉन्ड से। अब या तो फिर यहाँ से करें या यहाँ से करें, दोनों जगह से करके देखते हैं। अगर हम यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो साइड चेन किस पर आई दूसरे पर और छठवें पर, तो कितना हो जाएगा 2 + 6 = 8, कितना हो जाएगा 2 + 6 = 8। अब करके देखते हैं दूसरी पोजीशन से, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 नहीं, ये हो जाएगा आपका 6। 1 से तो शुरू की थी, तो किस पर तीसरे पर और पहले पर कौन सी आ गई 3 + 1 = 4। तो या तो फिर हम ऐसे चलें, अगर ऐसे भी जाएंगे तो भी लगभग यही आएगी। तो कौन सा वाला नोमेनक्लेचर सेम है जो लाल रंग से लिखा है हमने, कौन सा वाला देखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो अब हमें साइड चेन लिखना है, यहाँ भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ही लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। तो जो ABCD में पहले आएगा वो पहले लिखेंगे। तो क्या पहले आता है ब्रोमो मतलब क्लोरो, ये है क्या ब्रोमो, और ये है आपका क्लोरो। तो ये B है ये C है, तो कौन पहले आता है B के C, ऑब्वियसली B पहले आता है, किस पोजीशन पर है 3 पर, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो। उसके बाद साइड चेन ही लिखनी है, तो 1 क्लोरो। अब ये पहले और दूसरे कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड, तो इसको क्या लिखेंगे साइक्लो, ये साइकिल है, कितने हैं हेक्स। कौन से कार्बन पे है डबल बॉन्ड पहले और दूसरे के बीच में, तो 1 इन।
तो ये आया 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सिन कह दें, या पहले पोजीशन को ना दर्शाने के लिए सीधे हेक्सिन कह दें, दर्शाने के लिए हेक्सवनिन कह दें। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न यौगिकों में से किसका क्वथनांक उच्च है। हमें निकालना है बॉइलिंग पॉइंट। तो समझ लें जरा सा। बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। मतलब कि जिसमें ज़्यादा ब्रांच होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं, सभी के बॉइलिंग पॉइंट निकाल के पहले पर चलते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। तो कितने कार्बन है भाई, 4, एक कार्बन का 12, तो 12 नहीं, सीधे सीधे चलें, एक कार्बन का 12, 3 हाइड्रोजन है तो 3 + 12 + 2 + 12 + 2, और क्लोरीन का 35.5 जोड़ लें। 12 3 15, और 15 12 27, 2 29, 29 2 31, 12 43, 43 और 35 जोड़ के देखते हैं। 43 और 35.5, तो 5 5 3 8, 4 3 7, कितना आया 78.5। तो भाई पहले वाले का इतना ही आएगा ना, एक एक का निकालते हैं। CH3 का कितना आया, चलो शुरू से करते हैं। पहले CH3 का निकालने तो बाकी के लिए सहूलियत हो जाएगी। इसका है 12, कितना है 12 + 3 = 15, और CH2 का निकालें तो इसका होगा 12 + 2 = 14, और क्लोरीन का 35.5। तो देखते हैं यहाँ पर कितने हैं CH3, 1, मतलब इसमें जोड़ना है हमें 15। CH2 कितने हैं, 2, तो 14 दूनी 28 + 35.5, तो 5 5 5 10 8 18, हासिल 1, 3 दूनी 6, 78.5। इसका कितना आ गया 78, इसका आया 78.5, कितना आया 78.5। अब दूसरे का देखते हैं। इसमें एक है CH3 मतलब 15, दूसरे का है CH2 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 मतलब हैं यहाँ पर 3, तो 14 दूनी 28, 14 3 42, फिर से 35.5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5.55, 10 2 12, हासिल 1, 4 3 7 और 1 8 9, कितना आया 92.5। इसका आया भाई 92.5। अब इसका देखते हैं, इसकी संरचना देखते हैं। इसमें कितने कार्बन थे, 2, इसमें कितने थे, नहीं इसमें थे 3, इसमें है 4, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा ज़्यादा। तो अब देखना है जिसमें कार्बन ज़्यादा हैं तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो भाई उसका बॉइलिंग पॉइंट भी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो 4 कार्बन वालों का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब देखना है, अब इन दोनों में है 4 कार्बन, किन में, इन दो में है 4 कार्बन। तो अब जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होगी उसका कम होगा, जिसकी ब्रांचिंग नहीं है उसमें उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो अब दोनों की संरचनाएं देखते हैं, 1 2 3 4, ये रहा Cl, ये हो गई दूसरे की संरचना। अब तीसरे की देखते हैं, 1 2 3 Cl, एक यहाँ पर जुड़ा है CH3, तो यहाँ पर एक ब्रांच निकल गई, मतलब अगर ब्रांचिंग हो गई तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ कम, इसका हुआ ज़्यादा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाकी इनमें 3 कार्बन हैं तो इनका तो मॉलिक्यूलर वेट ही कम होना है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। तो जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है उनकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हैं। अब देखना है ब्रांचिंग किस में ज़्यादा है, तो तीसरे वाले में ब्रांचिंग है तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ब्रांचिंग कहें या साइड चेन कह लें, और दूसरे वाले में ब्रांचिंग नहीं है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन होता है सही, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर 2 सही। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न
ये रहा। 3 फेनिल प्रोपीन HBr से क्रिया करके क्या बनाती है? सबसे पहले तो 3 फेनिल प्रोपीन की संरचना देखो। फेनिल का मतलब होता है C6H5, ये आपका फेनिल है। किस पोजीशन पर लगा है? प्रोपीन में तीसरी पोजीशन पर। तो इसे अभी थोड़ी देर के लिए रिमूव कर लें, देखते हैं। प्रोपीन 1 2 3, प्रोपीन मतलब पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, पहले कार्बन का डबल बॉन्ड लिखा नहीं जाता। और तीसरे पहले कार्बन पर हो गया डबल बॉन्ड 1 2 3, तीसरे कार्बन पर है फेनिल। तो फेनिल का हमने क्या बताया? C6H5। ये हो गई फेनिल की संरचना, नहीं 3 फेनिल प्रोपीन की संरचना। अब ये करेगा HBr से रिएक्शन, तो यहाँ पर लगेगा मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि एल्कीन की योग अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के अणु का अधिक ऋणात्मक पार्ट वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम से कम हो। चलो चेक करते हैं। इसके कार्बन के 2 डबल बॉन्ड वाले कार्बन में यहाँ 2 की बैलेंसी कमी है, तो यहाँ CH2 कर दें। इसके कार्बन की 4 बैलेंसी पूरी। यहाँ कितनी है कार्बन की? 1 2 3, तो 1 और यहाँ पर हाइड्रोजन की बैलेंसी कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? चलो देखते हैं क्या बन जाएगा भाई। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई? C6H5 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें हमें जोड़ना है HBr को। ये रहा नेगेटिव, ये रहा पॉजिटिव। तो अभिक्रिया के अणु का अधिक ऋणात्मक भाग वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, और ये जुड़ जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या बन जाएगा? C6H5 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ जुड़ेगा ब्रोमीन, यहाँ जुड़ जाएगा CH3। तो कौन सा कंपाउंड मैच हो रहा है भाई इससे? तो ये वाला मैच हो रहा है C6H5 CH2 CHBr CH3। आपका ऑप्शन नंबर पहला ही मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर पहले का जो कोष्टक में Br लिखा है, ये इस वाले CH के ऊपर लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है सही। यहाँ पर मार्कोनिकॉफ का नियम लगाएंगे। अभिक्रिया के अणु का अधिक ऋणात्मक भाग कार्बन के उस परमाणु पर जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो एल्कीन की योग अभिक्रियाओं में। ये रहा एल्कीन, और योग अभिक्रियाएँ ही हो रही हैं। ये रहा आपका 1 2 3, 3 के पर लगा है फेनिल, और प्रोपीन का मतलब है पहले कार्बन पे, ईन मतलब डबल बॉन्ड। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये अभिक्रिया है आपकी CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अगर इसकी रिएक्शन कराई गई है CCl4 के साथ O3 की उपस्थिति में, तो यहाँ बनेगा ओजोनाइड। क्या बन जाएगा? ओजोनाइड की संरचना होती है CH सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये हो गई आपकी ओजोनाइड की संरचना। अब जब जिंक होता है तो होती है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, मतलब यहाँ पर आपके बनेंगे 2 मोल CH3 CHO के। और अगर जिंक ना होता तो यही फिर से एक बार ऑक्सीडेशन कर लेता और क्या बना देता? 2 मोल बना देता CH3COOH। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि यहाँ हमारे पास जिंक है, तो सिर्फ रिएक्शन यहीं तक चलेगी। मतलब यहाँ पर बनेंगे 2 मोल एल्डिहाइड के। ये कौन सा? एसिटल्डिहाइड। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर 4 सही। एक बात और आप समझ लें, अगर आपको इतनी लंबी रिएक्शन ना करनी हो, यहाँ पर CCl4 की जगह CH2 भी आ सकता है। अगर आपको सीधे इतना सारी रिएक्शन ना करनी हो, तो आप सीधे सीधे डबल बॉन्ड को तोड़ के दोनों तरफ ऑक्सीजन दे दें, तो आपके यहाँ पर भी सीधे सीधे 2 मोल बन जाएंगे CH3CHO के।
अगर जिंक है तो रिडक्टिव मतलब एल्डिहाइड बस रहेगा, अगर जिंक नहीं है तो ऑक्सीडेटिव मतलब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब चलते हैं धीरे धीरे हौले हौले कदमों के साथ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका CH3 CH CH2 CH3, ये जो ब्रोमीन है ये इस वाले कार्बन पर लगा हुआ है। अब देखो इसकी रिएक्शन क्या कह रही है, एल्कोहलिक KOH। अगर एल्कोहलिक KOH है तो भैया यहाँ पर क्या बनेगी, एल्कीन। और अगर एक्वस KOH होता तो यहाँ पर बनता एल्कोहल। अब देखते हैं कैसे बनता और क्या बनता। अगर यहाँ एल्कीन की बात करें तो एक ये रहा ब्रोमीन, इस यहाँ पर आपके दो हाइड्रोजन जो हैं इनको एक को हम लिख लें यहाँ, तो यहाँ कितना बचा, एक हाइड्रोजन। ये दोनों आपस में निकल जाएंगे, क्या निकल जाएगा, HBr। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड पैदा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपकी एल्कीन बनेगी अगर आपका एल्कोहलिक KOH है। सवाल में क्या है, एल्कोहलिक KOH ही है। और अगर एक्वस KOH होता तो बनता एल्कोहल। अब ये एल्कोहल कैसे बनता है ये भी देख लें। एक्वस KOH में हमें रिएक्शन करानी होती है वाटर की, तो जब हम लोग कलर चेंज कर लें, जब हम लोग यहाँ वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो ये OH जो जाके यहाँ जुड़ जाएगा और ये ब्रोमीन इसके साथ निकल जाएगी, तो यहाँ भी क्या निकलेगा, HBr। और बच क्या जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ब्रोमीन गया उसकी जगह कौन आ गया, OH। यहाँ से तो कुछ गया नहीं है तो यहाँ हो जाएगा CH2 ही, आगे CH3 निकल के आ गया, HBr बन गया आपका एल्कोहल। अब पूछ रहा है इसका वैज्ञानिक नाम, तो नंबरिंग आप वहाँ से करें जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक हो। यहाँ साइड चेन तो है नहीं, तो देखते हैं डबल बॉन्ड कहाँ से नज़दीक होता है, 1 2 3 4। यहाँ से भी दूसरी पोजीशन पर यहाँ से करें तो 1 2 3 4, यहाँ पर भी दूसरी पर है, तो दूसरी पोजीशन पर है, कितने कार्बन है भाई, 4। 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट। कौन सी पोजीशन पर है डबल बॉन्ड, 2 पर। डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, इन। तो क्या आ गया वैज्ञानिक नाम, ब्यूट 2 इन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर अगला है, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ कार्बिल एमीन परीक्षण किया जाता है। तो समझते हैं जरा कार्बिल एमीन रिएक्शन को। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में होती है प्राइमरी एमीन, ये एलिफेटिक भी हो सकती है आपकी प्लस एरोमेटिक भी हो सकती है। इसके साथ हम लोग कराते हैं क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, उसके साथ एल्कोहलिक KOH की, तो इससे हमें बनता है आइसोसाइनाइड, मतलब आइसोसाइनाइड बन जाता है। एक रिएक्शन करके दिखा भी देंगे। प्लस बनता है 3 मोल KCl। अब क्या बचा बनने के लिए, इसके बाद बनता है आपका 3 मोल पानी, क्या बन जाता है, इसके बाद बनता है हम लोगों का 3 मोल पानी। चलो सवाल क्या है, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, ये रहा आपका एल्कोहलिक KOH, किस मिश्रण के साथ कार्बिल एमीन परीक्षण किया जाता है। एक तो है भैया CHCl3, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, और ये रहा प्राइमरी एमीन। तो क्या हो सकता है, क्लोरोफॉर्म और प्राइमरी एमीन, लेकिन इसमें क्लोरोफॉर्म का नाम सीधे सीधे नहीं दिया। तो चलिए देखते हैं इस क्लोरोफॉर्म को कैसे लिखेंगे, यहीं पर देख लेते हैं। जैसे ये रहा आपका मीथेन, इसमें से एक क्लोरीन जोड़ दें और एक हाइड्रोजन हटा दें, तो क्या बन गया, CH3Cl मोनो क्लोरोमीथेन।
अब आगे वाले स्टेप में एक और Cl जोड़ दें, एक हाइड्रोजन हटा दें तो CH2 Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। इसके बाद एक और Cl जोड़ दें, एक हाइड्रोजन हटा दें तो क्या बन गया CH Cl3, क्या हो गया ट्राइक्लोरोमीथेन। ये था मीथेन, मोनोक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ये रहा ट्राइक्लोरोमीथेन। तो क्या हो गया ट्राई हैलोजिनीकृत मीथेन एंड प्राथमिक एमीन। ये ऑप्शन आपका हो गया सही। अब एक रिएक्शन देख लेते हैं इससे संदर्भ में। जैसे ये रहा RNH2, ये हो गई प्राइमरी एमीन, ये एलिफेटिक हो सकती है, एरोमेटिक हो सकती है। इसकी रिएक्शन कराएं क्लोरोफॉर्म के साथ प्लस एल्कोहलिक KOH के साथ तो क्या बन जाएगा RNC मतलब आइसोसाइनाइड प्लस 3 मोल KCl। या अभी रिएक्शन बैलेंस की ही नहीं तो ये 3 का तो कोई बात ही नहीं, KCl प्लस पानी इतना ही बनेगा। अगर रिएक्शन बैलेंस करनी है तो फिर यहाँ पर 3 मोल KOH ले लो, 3 मोल KCl, 3 कार्बन हो गए, 3 Cl हो गए और 3 मोल पानी, 3 हाइड्रोजन थे, 3 ऑक्सीजन थे, मतलब 6 हाइड्रोजन थे, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, 3 तो 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 3। अब रिएक्शन बैलेंस है। इसका ऑप्शन कौन सा सही था? दूसरा वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में C6H6 प्लस Cl उत्पाद क्या है। अब इसे ज़रा समझना। ये आपका है बेंजीन। अगर बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराई जाती है प्रकाश की उपस्थिति में तो आपका बनता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्लोरीन 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 क्लोरीन, इसमें डबल बॉन्ड आपके टूट जाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C6H6Cl6। यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन और है, यहाँ पर CH होंगे सब जगह। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 हो गए कार्बन, 6 हो गए हाइड्रोजन और 6 हो गए क्लोरीन। इसे हम लोग कह सकते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC, या इसे ही कहते हैं 666, इसे ही कहते हैं गैमेक्सीन और इसका ही दूसरा नाम होता है लिंडेन। ये इसके 4 नाम होते हैं। चलो अब इसी के जैसी एक और रिएक्शन हम लोग देखते हैं। जैसे ये रहा बेंजीन, क्या है बेंजीन, उसके साथ हमने रिएक्शन करवाई क्लोरीन की इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। इसके साथ रिएक्शन करवाई हमने AlCl3 के साथ, तो ये देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब यहाँ से सब जितने हाइड्रोजन हैं उन हाइड्रोजन को ये हटा देगा, उसकी जगह क्या लाएगा क्लोरीन। 6 क्लोरीन चाहिए तो 3Cl2 कर लें तो क्या बन जाएगा, ये रहा बेंजीन, इसकी जगह Cl 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 Cl। इसका फॉर्मूला क्या होता है C6H6 और यहाँ तो हाइड्रोजन सब हट गए तो यहाँ क्या बन जाएगा C6Cl6। ये होता है आपका हेक्साक्लोरोबेंजीन। और उसने पूछा था क्लोरीन के साथ करानी थी, ये हमने एडिशनल रिएक्शन एक बता दी। इसका नाम होता है हेक्साक्लोरोबेंजीन जब AlCl3 हो। और जब बेंजीन के ही साथ हमने अभी रिएक्शन करवाई थी जिसमें बेंजीन थी और 3 मोल क्लोरीन थे, उसके साथ क्या था प्रकाश, तब क्या बना था यहाँ पर, तब बनी थी गैमेक्सीन या फिर कहें लिंडेन BHC। यहाँ सब जगह क्या होंगे क्लोरीन। इसमें डबल बॉन्ड टूट जाते हैं, उसमें डबल बॉन्ड नहीं टूटते। तो इसका फॉर्मूला क्या था C6H6Cl6। इसमें डबल बॉन्ड टूटते हैं, उसमें हाइड्रोजन हट जाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी पूरे के पूरे हैं 6 के 6 और कार्बन भी पूरे हैं, क्लोरीन भी पूरे हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका
थर्ड वाला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न है CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है। तो समझना जरा इसके बारे में, किसकी बात कर रहा है। ये रहा हमारा क्लोरोफॉर्म। क्या है भैया? क्लोरोफॉर्म CHCl3। जब आपका ये एयर के साथ होता है, ऑक्सीजन और इसके साथ सनलाइट होती है, तो ये बना लेता है COCl2 प्लस HCl। मतलब क्या बनाता है? COCl2। इसे कहते हैं हम लोग फॉस्जीन गैस। क्या कहते हैं? फॉस्जीन। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। ये फॉस्जीन हानिकारक कैसे हो जाती है, हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि अब ये क्लोरोफॉर्म फॉस्जीन में बदल चुका है? तो इसके लिए एक टेस्ट कराया जाता है। जैसे ये एक बोतल में क्लोरोफॉर्म भी भरा है, उसके साथ फॉस्जीन भरी है। क्या क्या भरा है? CHCl3 भी है, उसके साथ है COCl2। तो COCl2 आपका होता है आयनिक। इसमें जब ये आयनिक होता है तो ये देता है क्लोरीन, क्लोराइड आयन। ये क्लोराइड आयन देता है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम इसमें मिला देते हैं। क्या? सिल्वर नाइट्रेट पूरी बोतल में। तो क्लोराइड आयन जो फॉस्जीन से निकला हुआ है, आयनीकृत हुआ है, ये हमें देता है कौन सा प्रेसिपिटेट? वाइट प्रेसिपिटेट। मतलब सफ़ेद रंग का अवक्षेप हमें प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये क्लोरोफॉर्म जो है, इसकी कुछ मात्रा फॉस्जीन में बदल चुकी है। और जो प्योर क्लोरोफॉर्म होता है, ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई अवक्षेप नहीं देता है। जब ये अवक्षेप दे दे तो समझ जाना कि ये क्लोरोफॉर्म, इसकी कुछ मात्रा फॉस्जीन में बदल चुकी है। अब जो फॉस्जीन में बदल चुका है, उसको हम लोग कैसे मतलब सही कर सकते हैं? ये फॉस्जीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। तो फॉस्जीन की रिएक्शन फिर हम लोग कराते हैं एथिल एल्कोहल से। किससे कराते हैं? एथिल एल्कोहल से। तो चलो करा के देखते हैं। COCl2 ये हमारे लिए हानिकारक है, इसका नाम क्या है? फॉस्जीन। इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं C2H5OH से। किससे कराते हैं? C2H5OH से। चलिए रिएक्शन करा के देखते हैं। तो C2H5OH के हम लोग ले लेते हैं 2 मोल। कितने मोल? 2 मोल। तो ले लेते हैं 2 मोल C2H5OH, फिर से C2H5OH। अब इसकी रिएक्शन हमें करानी है फॉस्जीन से। क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यही है फॉस्जीन। अब ये HCl इसके साथ निकल जाएगा, ये H इस Cl के साथ निकल जाएगा। तो कितने निकल गए? 2HCl। बच क्या गया? C2H5 का होल ट्वाइस। 2 हैं C2H5, उसके साथ बचा है CO3। इसे कहते हैं डाई एथिल कार्बोनेट। 2 हैं तो डाई एथिल है, तो एथिल CO3 को कार्बोनेट। इसका नाम क्या होगा? डाई एथिल कार्बोनेट। इस प्रकार से हम जो फॉस्जीन हमारे लिए हानिकारक है, इसको हम डाई एथिल कार्बोनेट में बदल लेते हैं, जो हानिकारक नहीं होता है। तो अभी हमने देखा कि कैसे क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके फॉस्जीन बनाती है। फॉस्जीन हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि फॉस्जीन क्लोरोफॉर्म के द्वारा बनाई जा चुकी है, और जो फॉस्जीन बनाई गई है उसको हम लोग हानिकारक से बिना हानिकारक गैस में कैसे बदल सकते हैं? तो पूछ रहा है CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है। तो क्या देता है भैया ऑक्सीकरण पर? ऑक्सीकरण पे अभी हमने देखा क्या देता है? फॉस्जीन। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका अगला प्रश्न। फॉस्जीन है, अभी अभी हमने बताया था फॉस्जीन का फॉर्मूला कितना होता है? CO कितना होता है भैया? COCl2। और ये CHCl3 ये होती है फॉस्फीन। ये क्या होती है? फॉस्फीन। अब चलते हैं
अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्लोरोपिक्रिन है। तो ये क्लोरोपिक्रिन बनता कैसे है पहले ये देख लें। जैसे ये रहा हमारा क्लोरोफॉर्म, इसकी रिएक्शन जब हम HNO3 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोपिक्रिन। कैसे बनता है, जैसे ये रहा कार्बन, इससे जुड़े हैं कितने, 3 क्लोरीन, और यहाँ पर है एक हाइड्रोजन। अब HNO3 को हम लिख सकते हैं OH और NO2, OH को यहाँ जोड़ लें, NO2 को यहाँ, तो यहाँ से हम पानी निकाल लें तो क्या बच गया, Cl 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 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NO2। ये रहा आपका क्लोरोपिक्रिन, इसका नाम होता है CCl3NO2। तो कौन सा ऑप्शन सही होता है आपकी नज़र में, ये रहा ऑप्शन नंबर सेकंड, लटेरी टीटा ठीटा ठीटा ढोड़ा ढोड़े टी दुम पर। चलो अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न है जब क्लोरोफॉर्म सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। अभी हमने देखा कि इससे बनता है CCl3। देख लो भाई क्या बनता है, CCl3NO2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दूसरा। भाई दूसरा। अगला प्रश्न है क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं एक औद्योगिक विलायक के रूप में। इसका उपयोग हम लोगों को सुंघाने और बेहोश करने में भी करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस चीज़ में करते हैं, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के रूप में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आयोडोफॉर्म निम्न में से किससे नहीं बनाई जा सकती। तो बेटा आयोडोफॉर्म को बनाने के लिए हमें कुछ कंपाउंड चाहिए होते हैं, और जिन कंपाउंडों में ये वाला ग्रुप होता है, कौन सा वाला, ये वाला ग्रुप हो या फिर CH3C सिंगल बॉन्ड OH या ये वाला ग्रुप हो। गलत बन गए, एक बार फिर से बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। कौन कौन से ग्रुप होने चाहिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ये वाला, या फिर ये कहें CH3 सिंगल बॉन्ड OH, या फिर ये वाला ग्रुप, यहाँ पर H होगा। इन दो में से अगर कोई ये एक ग्रुप है, ये दूर दूर बनाने चाहिए थे, हर बार पास पास जाके चिपक जाते हैं, चिपकू कहीं के बेशरम। दूर बैठो दोनों लोग। ओके सर जी, अभी बैठते हैं सर जी। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, अगर ये ग्रुप है किसी कंपाउंड में तो वो क्या बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म, और जिनमें ये नहीं है वो ये कंपाउंड नहीं बनाएंगे। कौन सा कंपाउंड, क्लोरोफॉर्म, या कहें आयोडोफॉर्म, या फिर कहें हेलोफॉर्म, कुछ भी। तो देखते हैं एथिल मैथिल कीटोन में ये है कि नहीं है। एथिल C2H5, अब कह रहा है मैथिल, बीच में होगा कीटोन ग्रुप, और ये हो गया CH3। तो इसमें भाई CH3CO ये वाला ग्रुप मैच हो रहा है, तो ये वाला आपका कंपाउंड बनाएगा, ये वाला बनाएगा आपका। इसके अलावा अब देखते हैं अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन कह रहा है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो प्रोपिल है आइसो, 1 2 3, ये हो गया प्रोपिल आइसो। अब ये रहा एल्कोहल। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि क्या इस वाले कंपाउंड में ये वाला ग्रुप है या नहीं है। ये सिंगल बॉन्ड है भाई, तो अगर इस वाले कार्बन को हम घुमा के यहाँ लिख दें तो क्या हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ CH3
और यहाँ भी CH3, यहाँ एक H। तो क्या ये वाला कंपाउंड यहाँ पर मिल रहा है हमें? जी सर जी मिल रहा है। अच्छा कहाँ देखा तुम्हें? सर जी हमें बाज़ार में मिला था। अच्छा तो उठा लाओ। जी सर जी अभी जा रहे हैं। तो ये वाला कंपाउंड हमें मिल गया। तो ये वाला भी ऑप्शन देगा आपका। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर तीसरे की तरफ है 2-मेथाइल 2-ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन मतलब 4 कार्बन। चलो बना के देखते हैं। जी सर जी बनाते हैं। 1 2 3 4। क्यों चिंटू बेटा हो गए 4? जी सर जी हो गए 4। 2-मेथाइल दूसरे कार्बन पर क्या है? मेथाइल सर जी। ओके। और दूसरे कार्बन पे ही क्या है? कीटोन मतलब डबल बॉन्ड। चलो जी सर जी। अब हमें देखना है कि कौन ये वाला ग्रुप यहाँ पर है, अन्यथा नहीं है। तो ये क्या है? सी। इसे CH3 लिख सकते हैं बेटा चिंटू। जी सर जी। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सर जी यहाँ 1 थी। सर जी इस कार्बन की वैलेंसी 4 करने के लिए सर जी 3 हाइड्रोजन और चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा चिंटू तुमने। तो देखते हैं यहाँ पर ये वाला ग्रुप है या नहीं है। क्यों चिंटू बेटा दिखा कुछ? जी सर जी दिख गया। कहाँ? ये रहा, ये रहा ये वाला ग्रुप। तो क्या समझे चिंटू? जी सर जी हम ये समझे कि ये वाला कंपाउंड भी हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। शाबाश बेटा चिंटू होशियार हो गए हो अब तुम। तो ये तीसरा भी देगा। अब चलते हैं चौथे की तरफ। आइसोब्यूटिल एल्कोहल कौन सा है भाई? आइसोब्यूटिल एल्कोहल। इसे बना के देखते हैं। 1 2। ये रहा आइसो। लेफ्ट या राइट दूसरे कार्बन से अगर साइड चेन में मैथिल है तो वो आइसो होता है। आइसो अब ब्यूटिल है मतलब 4 कार्बन। उसके बाद एल्कोहल, उसकी पोजीशन नहीं दी तो हम पहले ही कार्बन पे एल्कोहल मानेंगे। तो 1 2 3। तो यहाँ पर हमें ये वाला ग्रुप नहीं मिल रहा। ये हो गया आइसोब्यूटिल, यही है आइसोब्यूटिल। अब वो कह रहा है एल्कोहल, तो एल्कोहल की पोजीशन नहीं दी तो हम पहले पर ही मानेंगे एल्कोहलिक ग्रुप को, OH को। तो यहाँ पर CH3CH इससे जुड़ा हुआ OH ग्रुप नहीं है। तो चिंटू बेटा कौन सा ऑप्शन सही होगा प्रश्न के अनुसार? सर जी प्रश्न कह रहा है कौन सा हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं देगा या किससे आयोडो फॉर्म नहीं बनाई जा सकती। तो ऑप्शन के मुताबिक, प्रश्न के मुताबिक हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। बाकी इन तीनों से तो बनाई जा सकती है आयोडो फॉर्म। तो क्या समझे चिंटू बेटा? जी सर जी यही कि जिनमें ये दोनों ग्रुप हों वही सिर्फ हेलो फॉर्म टेस्ट देंगे, जिनमें ये नहीं है वो हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका ब्लैंक पेज। तो अब हम आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि अगर इस लेक्चर से संबंधित कोई डाउट बचा हो तो आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज बराबर शिक्षा B2S पर हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर इस लेक्चर से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप यहाँ जाके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अंत में आप लोगों से हम कुछ कहना चाहेंगे। आप लोगों का बहुत बड़ा 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 वाला थैंक यू।